लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भरत शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियां, उसके सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 अगर किसी ने नहीं देखा तो पार्ट 1 की जो वीडियो की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है, तो आप वीडियो को जाके पहले देखें फिर बाद में सेकंड पार्ट को देखें। तो सबसे पहले हम लोग जो पार्ट 1 है उसका एक बार रिकैप करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी उसको एक बार हम लोग देखेंगे, फिर बढ़ेंगे हम अपने पार्ट 2 की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना ये पार्ट 2 रहने वाला है। क्या हो जाएगा अपना ये पार्ट 2। तो सबसे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम देखा। हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम की मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम था वो था 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, और इसके भी हम लोगों ने 3 चरण देखे। जो था पहला चरण था प्रारंभिक हड़प्पा, दूसरा चरण था शहरी हड़प्पा और तीसरा चरण था उत्तर हड़प्पा। ठीक है, फिर हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में जो निर्वाह के तरीके देखे उसमें हम लोगों ने कृषि को देखा। कृषि में हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे मुख्य रूप से गेहूं, जौ, बाजरा, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो उगाते थे। फिर हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में जो किसी भी वस्तु का जो कालक्रम निर्धारण करने की एक पद्धति देखी थी, जो थी कौन सी, C14 यानी कि कार्बन डेटिंग पद्धति के बारे में हम लोगों ने देखा। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार यानी कि C14 के अकॉर्डिंग जो अपनी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका कालक्रम निकल के सामने आया 2300 BC से 1750 BC। ठीक है, और जो जॉन मार्शल थे, जो अपना ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, उन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम बताया वो बताया 3250 से 2750 ईसा पूर्व है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपने खेतों में जुताई करने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे और फसलों की कटाई के लिए जो लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के औजारों को भी प्रयोग करते थे, क्योंकि वो जो लोग थे वो लोहे से वो क्या थे, अनजान थे, यानी उन्होंने लोहे की जो खोज थी वो नहीं की थी। पशुपालन की मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो हड्डियां, मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की जो हड्डियां मिली है उससे हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपालन भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखा, मुख्य रूप से 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और जैसे जैसे इसके अनेक पुरास्थल है वो खोजे जा रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिर हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के जो योजनाबद्ध शहर देखे उसमें हम लोगों ने एक मुख्य शहर देखा जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की मुख्य रूप से यह विशेषता थी कि उसकी जो जल निकासी प्रणाली थी वो काफी सुदृढ़ थी, वर्तमान के जो शहर है उनसे भी अच्छी। फिर हम लोगों ने देखा जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता का जो शहर था मोहनजोदड़ो, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, 2 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला था नगर दुर्ग, पहला कौन सा था, नगर दुर्ग, दूसरा था निचला नगर। ठीक है, तो जो नगर दुर्ग था वो एक टीले पर बना हुआ था जिस प्रकार हम लोग इसमें देख सकते हैं, और जो निचला नगर था वो नीचे बनाया गया था, और जो नगर दुर्ग था वो पश्चिम दिशा की ओर था। किस दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर था, और ये कौन सी दिशा की ओर था, ये पूर्व दिशा में था। ठीक है, और जो नगर दुर्ग था उसमें सामान्यतः जो शासक वर्ग थे या फिर जो पुरोहित वर्ग थे वो रहते थे, और निचले नगर में कौन रहते थे, सामान्य लोग या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं मजदूर वर्ग है वो इसमें निवास करते थे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की जो गृह स्थापत्य देखी। हड़प्पा सभ्यता में लगभग जो कुओं की संख्या मिली थी वो लगभग 700 थी, जिनका प्रयोग राहगीरों के द्वारा किया जाता था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, और एक जो विशाल स्नानागार देखा। विशाल स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए थे, और उसके उत्तर और दक्षिण की ओर स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियां लगी हुई थी। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पार्ट 1 में देखी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 में सबसे पहले बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी। अगर मैं बात करूं वर्तमान समाज की तो वर्तमान समाज में भी सामाजिक भिन्नताएं होती है। उसी प्रकार हड़प्पा का जो समाज था उसमें भी सामाजिक भिन्नताएं थी। तो हड़प्पा के जो समाज में सामाजिक भिन्नताएं थी
उनका अवलोकन करने के लिए जो पुरातत्वविद होते हैं वो दो प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। एक तो समाधान और दूसरी विलासिता की वस्तुओं की खोज। यानी कि उनके आधार पर वो लोग ये पता लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस प्रकार की अलग अलग विधियों का प्रयोग करते थे, समाज में उनकी स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विधि देखते हैं शवाधान। शवाधान क्या होता है? शवाधान का मतलब है कि अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया। तो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो आमतौर पर शवों को दफनाते थे। बरी करने के लिए वो क्या करते थे? डेड बॉडी को बरी करने के लिए वो उनको दफनाते थे और उनके साथ मृद भांड आभूषण भी दफनाते थे। और जब वो उनको दफनाते थे उसके साथ साथ वो मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन और अलग अलग प्रकार के जो आभूषण है वो भी दफना देते थे। शायद हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए वो उनके साथ क्या दफना देते थे? मृद भांड और अनेक प्रकार के आभूषण। उदाहरण के लिए मैं बात करूं कि 1980 के दशक में हड़प्पा सभ्यता में एक उत्खनन हुआ और वो जो उत्खनन हुआ वो उसके एक कब्रिस्तान में हुआ और उस उत्खनन के दौरान एक पुरुष की जो खोपड़ी थी उसके समीप शंख के 3 छल्ले और जेस्पर के मनकों की माला और कई स्थानों पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। ये एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। 1980 के दशक में क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता का एक जो कब्रिस्तान था उसका उत्खनन कार्य किया गया। तो जो एक पुरुष था उस पुरुष की जो खोपड़ी होती है उसको दफनाते थे, तो उसकी जो खोपड़ी होती है उसके पास में क्या मिला? एक तो शंख के 3 छल्ले मिले और साथ ही साथ जो जेस्पर होता है, जेस्पर एक प्रकार का रत्न है, तो जो जेस्पर होता है उस जेस्पर के मनके यानी कि मोती, तो जेस्पर के मनके मिले और कई स्थानों पर जो मृतक लोग थे जिन लोगों की मृत्यु हो जाती थी उनको तांबे के दर्पणों के साथ भी दफनाया जाता था। तो इस प्रकार हम लोग इसमें देख सकते हैं चित्र में जो जेस्पर की जो धातु है, हालांकि ये जो हड़प्पा सभ्यता मिला वो वाला नहीं है, लेकिन जो जेस्पर के मनके होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, जेस्पर के मनके। ठीक है, और ये जो था वो था तांबे का दर्पण, तांबे का दर्पण। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका आता है विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता की वस्तुओं की खोज में जो पुरातत्वविद होते हैं वो क्या करते हैं? देखो, सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है विलास की वस्तुओं का अध्ययन। अब देखो, 2 प्रकार की वस्तु होती है, एक तो विलासिता की वस्तु, एक उपयोगिता की वस्तु। यानी उपयोगिता की वो वस्तु जो हमारे लिए जरूरत की है। ठीक है, तो उपयोगी वह वस्तु होती है जो रोजमर्रा में उपयोग में लाई जाती है, जैसे चक्कियां, मृद भांड, सुइयां, झावा आदि। इस प्रकार की जो वस्तु है वो बस्तियों में सामान्य रूप से सब जगह पाई गई। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में जो सामान्य उपयोगी ऐसी वस्तुएं जो व्यक्ति के दैनिक जीवन में हमेशा प्रयोग में लाई जाती है, जैसे कि एक चक्कियां थी जिनसे आटा, जो अनाज वगैरह उनको पीसा जाता था, मृद भांड मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सुइयां मिली है, झावा एक प्रकार का पात्र भी होता है और जो झावा होता है वो पैर को साफ करने का पत्र भी होता है। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं थी वो बस्तियों में सामान्य रूप से सब जगह पाई गई थी। तो ये क्या थी? ये थी कि भाई ये उपयोगी वस्तुएं थी, यानी कि ये व्यक्तियों के दैनिक जीवन में वहां पे प्रयोग में लाई जाने वाली सारी चीजें थी। और विलास की वस्तुएं कौन सी थी? जो कीमती होती थी। पुरातत्वविद उन चीजों को कीमती मानते थे उन चीजों को विलास की वस्तुएं मानते थे जो कीमती होती थी या फिर जिनको बनाने में काफी मेहनत लगती थी। तो पुरातत्वविद उन चीजों को कीमती या दुर्लभ मानते थे जो महंगी हो, जैसे कि फेयंस किससे बनाया जाता था? घिसी हुई रेत तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को मिलाकर क्या बनाया जाता था? फेयंस बनाया जाता। फेयंस भी एक प्रकार का पात्र था क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। अब देखो, पुरातत्वविद जो थे इनको विलासिता की वस्तुएं क्यों मानते थे? क्योंकि एक तो ये जो चीजें थी वो दुर्लभ थी और इनको बनाना कठिन होता था। जिनको बनाने में मेहनत ज्यादा लगती थी उनको पुरातत्वविद क्या मान लेते थे? विलासिता की वस्तुएं। या फिर जो बहुत ही रेयर यानी कि बहुत ही दुर्लभ पाई गई थी वो सारी चीजें किसमें शामिल करते? विलासिता की वस्तुओं में। तो ये मृद भांड देख सकते हैं हम लोग इसमें, ये क्या है? मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के बर्तन। अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का एक मुख्य व्यवसाय था, मुख्य निर्वाह का तरीका था। तो शिल्प उत्पादन में चनहूतड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान में है, शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र, जो एमसीक्यूज प्रश्न बनते हैं उनमें से ये
ऐसा प्रश्न बन सकता है कि जो चनहूदड़ो जो था वो हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था, जो कि वर्तमान में कहां पे है, पाकिस्तान में स्थित है। अब शिल्प कार्य में क्या क्या चीजें शामिल थी? तो शिल्प कार्य में एक तो मनके बनाना यानी कि मोतियों को बनाना, शंख की कटाई करना, धातु के द्वारा अलग अलग प्रकार की चीजें बनाना, मुहरों का निर्माण करना और बाट बनाना, ये सारी चीजें किसमें आती थी? शिल्प कार्य में थी। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग एक चीज देखेंगे कि भाई मनकों का यानी कि जो मोती थे उनका निर्माण किस प्रकार किया जाता था। तो मनकों के निर्माण में कार्नेलियन एक प्रकार का सुंदर लाल रंग का पत्थर होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता था? उस पत्थर के द्वारा मनकों का निर्माण किया जाता था। तो कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का एक पत्थर था, और जो जेस्पर धातु है और स्फटिक क्वार्ट्ज सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांस्य, सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फेंस और पक्की मिट्टी का प्रयोग होता था। ये सारी चीजें किसमें प्रयोग की जाती थी? मनकों के निर्माण में, मोतियों के निर्माण में, यानी कि कार्नेलियन पत्थरों के द्वारा, जेस्पर के द्वारा, स्फटिक के द्वारा, सेल खड़ी के द्वारा वो क्या चीजें बनाते थे? मनके बनाते या फिर मोती बनाते। और इनके अलग अलग आकार उनको देते थे। मोतियों के जो आकार भी अलग अलग थे, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। ये क्या थे? मनकों के प्रकार थे, मनकों के प्रकार थे या फिर उनकी अलग अलग आकृति थी। उनकी क्या थी? अलग अलग आकृति थी। ठीक है, तो मनके बनाने में विभिन्न पदार्थों का इस्तेमाल होता था। मनके बनाने में घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने के लिए विशेष उपकरण चनहूदड़ो, लोथल व धोलावीरा से बने। अब कोई भी अगर वस्तु बनाई जाती है तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के औजारों का भी प्रयोग होता है। तो मनके बनाने के लिए, मनकों को घिसाई करने के लिए, उनकी पॉलिश करने के लिए, उनमें छेद करने के लिए अलग अलग प्रकार के हड़प्पा सभ्यता से उपकरण मिले हैं, जो कहां से मिले? चनहूदड़ो से, लोथल से और धोलावीरा से। तो प्रश्न बनेगा कि भाई हड़प्पा सभ्यता में जो मनके बनाने के लिए औजार मिले, उपकरण मिले, वो कहां से मिले? एक तो मुख्य रूप से चनहूदड़ो से मिले, लोथल से मिले और धोलावीरा से मिले, क्योंकि जो चनहूदड़ो था वो शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र था। नागेश्वर तथा बालाकोट से चूड़ियां, करछियां और पच्चीकारी के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। जो नागेश्वर और जो बालाकोट स्थल है वो क्या थे? चूड़ियों के निर्माण में, कच्छियों के निर्माण में और पच्चीकारी के निर्माण के क्या थे? वो विशिष्ट केंद्र थे। अब देखो उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की जाती थी। उत्पादन केंद्रों की पहचान का मतलब क्या हुआ? उत्पादन केंद्रों की पहचान का अर्थ यह हुआ कि अगर किसी भी वस्तु का निर्माण कहीं पे होता था तो उसकी पहचान हम लोग, जो पुरातत्वविद है, वो किस प्रकार करते हैं कि भाई इस जगह पर इस वस्तु का उत्पादन होता था। तो जो पुरातत्वविद है वो सामान्य रूप से प्रस्तर पिंड यानी पत्थरों के टुकड़े, कच्चे माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट इत्यादि को देकर उत्पादन केंद्रों की या निर्माण स्थलों की पहचान करते हैं। यानी कि जो कच्चे माल को देख लेते या फिर औजार, जैसे हम लोगों ने क्या देखा, मनके बनाने के लिए जो उपकरण मिले कहां से मिले? चनहूदड़ो से मिले। तो इस प्रकार पुरातत्वविद ये अनुमान लगाते हैं कि भाई जो चनहूदड़ो था वो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट आता है अपना उत्पादन में माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। यानी कि अगर किसी भी वस्तु का अगर उत्पादन किया जाएगा तो उस वस्तु के उत्पादन में अनेक प्रकार का जो कच्चा माल है वो भी लगेगा। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, किसी वस्तु के उत्पादन में जो माल का जो है वो आयात कहां से करते थे, माल कहां से लाते थे, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि भाई किसी भी वस्तु के निर्माण करने के लिए जो सारा माल है वो एक स्थान पे मिल जाए। तो जो कच्चा माल था वो अलग अलग स्थानों से वो लोग मंगाते थे, उसका आयात करते थे। तो उत्पादन में माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। तो सबसे पहले मैं बात करूं जो कच्चा माल था, तो जो मिट्टी थी वो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी, यानी कि उसी क्षेत्र में मिल जाती थी। पत्थर, धातु, लकड़ी जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। जो पत्थर थे, धातु थे, लकड़ी थी, वो जलोढ़क मैदान यानी कि जो नदियों वाला क्षेत्र है उनसे बाहर के जो क्षेत्र है वहां से मंगाते थे वो, यानी कि वहां से वो लोग उस माल का आयात करते थे। फिर सेकंड आता है उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल, यानी कि जो अपना पूरा भारत वाला क्षेत्र था जिसको हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं, उसके आगे से आने वाला माल वो कौन कौन से, मतलब दूसरे देशों से भी आता था, वो सारी चीजें देखेंगे। तो हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। नागेश्वर तथा बालाकोट से शंख मिल जाता था, नागेश्वर और बालाकोट वाला क्षेत्र है वहां से शंख मिलता था। अफगानिस्तान से कीमती नीले रंग का पत्थर मिल जाता था, अफगानिस्तान से क्या मिलता, कीमती नीले रंग का जो पत्थर था वो मिल जाता था। और लोथल से कार्नेलियन पत्थर
गुजरात भड़ोत से मिलता था, जो लोथल जगह है गुजरात के अंदर, वहां से क्या मिलता है, कार्नेलियन जो पत्थर है सुंदर लाल रंग का, मैंने अभी बताया सुंदर लाल रंग का, वो मिल जाता। जो शेल खड़ी थी वो दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी गुजरात से मिलती थी, और राजस्थान के खेतड़ी से तांबा प्राप्त करते थे। जो खेतड़ी है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले में, राजस्थान के झुंझुनू जिले में। तो जो शेल खड़ी थी वो कहां से मिलती थी, दक्षिणी राजस्थान से और उत्तरी गुजरात से मिलती थी। और राजस्थान में जो खेतड़ी वाला क्षेत्र है, खेतड़ी झुंझुनू वाला क्षेत्र, वहां से वो क्या करते थे, तांबा का आयात करते थे या फिर तांबा लाते थे। और दक्षिणी भारत से वो लोग क्या प्राप्त करते थे, सोने का आयात करते थे वो दक्षिणी भारत से। राजस्थान में खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वरा जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। जो खेतड़ी वाला जो क्षेत्र है जहां से वो लोग तांबे का आयात करते थे, उस क्षेत्र को जो पुरातत्वविद थे उन्होंने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया, क्योंकि इस संस्कृति के जो मृद भांड थे वो हड़प्पाई मृद भांडों से क्या थे, भिन्न थे। इसलिए उन्होंने उसको जो हड़प्पाई सभ्यता है उससे थोड़ा अलग रखा और नाम दिया गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। ठीक है। अब देखो सुदूर के क्षेत्रों से संपर्क, सुदूर के क्षेत्रों से संपर्क का मतलब हुआ कि भाई दूसरे देशों से जो माल आता था उत्पादन करने के लिए हड़प्पा सभ्यता में, तो वो कहां से आता था। तो हाल ही में पुरातात्विक खोज से यह ज्ञात हुआ कि जो तांबा था वो ओमान से भी लाया जाता था। तांबे का जो आयात है वो ओमान से भी, ओमान जो देश है वहां से भी किया जाता था। ओमानी तांबे तथा हड़प्पा पुरावस्तुओं दोनों में निकल जो धातु होती है उसके भी क्या मिले, कुछ अंश मिले, कुछ पार्टिकल्स मिले। तो इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं ओमान से मिला एक हड़प्पाई मर्तबान यानी मिट्टी का बर्तन। क्या मिला, ओमान से मिला एक मिट्टी का बर्तन है जो कि कहां से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो ये जो मर्तबान मिला ये हमें ये संकेत देता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो संबंध था वो ओमान से भी था। इसके अलावा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी, ये जो काली मिट्टी उसका इसके ऊपर लेप किया गया है, ठीक है। तो काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी जो ओमान से प्राप्त हुई है। संभवतः हड़प्पा के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे, यानी कि इस मर्तबान के या फिर मिट्टी के बर्तन में जो चीजें रखी जाती थी उसका जो सामान रखा जाता था उसमें उसका जो विनिमय करते थे या फिर आदान प्रदान करते थे ओमानी तांबे के साथ। अब देखो जो मेसोपोटामिया है, तो मेसोपोटामिया का एक लेख है दिलमुन, जो कहां से मिला है, बहरीन द्वीप से। मगान तथा मेलुहा नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है, यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता है उस हड़प्पा सभ्यता का जो संपर्क है वो मेसोपोटामिया से भी मिलता है। ठीक है। इस लेख में कार्नेलियन, लाजवर्दमणि, तांबा, सोना इत्यादि का उल्लेख मिलता है। अब देखो जो मेसोपोटामिया का जो लेख है दिलमुन, अब देखो दिलमुन है क्या, अगर मैं इसको थोड़ा मार्क करूं, ये वाला क्षेत्र है दिलमुन। दिलमुन बेसिकली वैसे एक गणराज्य था जो कि एक संस्कृति के रूप में उभरा। तो जो बहरीन द्वीप से ये जो दिलमुन नाम लिया गया, तो मेसोपोटामिया का जो लेख था दिलमुन, उससे क्या मिला कि भाई हड़प्पा का जो संबंध था वो मेसोपोटामिया से भी था। ठीक है। तो इस लेख में क्या मिला, कार्नेलियन, जो कार्नेलियन पत्थर था सुंदर लाल रंग का वो, और लाजवर्दमणि। लाजवर्दमणि क्या है, ये एक प्रकार का सुंदर बैंगनी या फिर नीले रंग का क्या है, नीले या बैंगनी रंग का पत्थर होता है। क्या होता है, लाजवर्दमणि। तांबा, सोना इत्यादि का उल्लेख मिलता है। जो दिलमुन का जो अभिलेख है उससे क्या मिला, इस प्रकार के जो अलग अलग धातु हैं कार्नेलियन, लाजवर्दमणि, तांबा और सोना इत्यादि का उल्लेख मिलता है। तो इससे हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि भाई जो हड़प्पाई लोग थे उनका संबंध मेसोपोटामिया और दिलमुन जो संस्कृति है उससे भी था। और दो हम लोगों ने नाम देखे, मगान और मेलुहा। तो जो मेलुहा शब्द है वो हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयोग करते थे। कौन, मेसोपोटामिया के लोग। मेलुहा का मतलब होता है कि नाविकों का देश, मेलुहा का मतलब नाविकों का देश। तो जो सुमेरियन जो सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसका एक पार्ट है, उसका एक भाग है। तो सुमेरियन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बीच जो दिलमुन सभ्यता है वो क्या करती थी, एक सामंजस्य का काम करती थी व्यापार के अंदर। तो मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता था। इसके अतिरिक्त हमें मुहरों पर जहाज तथा नावों का चित्रांकन भी मिला है। तो मेसोपोटामिया के जो लेख मिले उन लेखों में
जो मेलुहा है, मतलब मेलुहा का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग ये शब्द है। यानी कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मेलुहा किसको बोलते थे? हड़प्पा सभ्यता को बोलते थे या फिर सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते थे। इसका मतलब होता है नाविकों का देश। अब देखो मुहरे और मुद्रांकन। मुहरों और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। लंबी दूरी के क्षेत्रों से अगर संपर्क किया जाता उनको सुविधाजनक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? मुहरों का प्रयोग किया जाता। जैसे एक थैले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो उसका मुख रस्सी से बांधा जाता और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी लगाकर मुहर से दबाया जाता। जो मुहरें होती, उस मुहर के द्वारा एक कोई मान लो कोई थैला है, उस थैले के अंदर कोई सामान किसी एक क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में भेजना है तो उस थैले के मुख के ऊपर गीली मिट्टी लगाकर उस मुहर से दबा दिया जाता। फिर वो सूख जाती मिट्टी और उसकी गीली मिट्टी पर उस मुहर की क्या पड़ जाती? छाप पड़ जाती। और अगर थैले पर मुद्रण गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर अक्षुण्ण रहता तो इसका अर्थ यह है कि सामान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब जो मुहर का वो एक वहां पे चिन्ह बना, वो चिन्ह जो गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर सेम टू सेम रहता, उसमें किसी भी प्रकार की कुछ परिवर्तन नहीं आता, कुछ चेंजेस नहीं आता। तो इसका मतलब ये लगाया जाता है कि भाई सामान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है, सामान के साथ किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें किसके लिए, जो मुद्रांकन का प्रयोग किस लिए होता था? लंबी दूरी की यात्रा को सुगम बनाने के लिए, लंबी दूरी के संपर्कों को सुगम बनाने के लिए। अब देखो हड़प्पा की लिपि। अब देखो इसको बोला जाता है रहस्यमय लिपि। रहस्यमय लिपि क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये क्या है? ये अपठित है, इसको भी पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अपठित या फिर रहस्यमय लिपि। तो हड़प्पा की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। क्या थी? चित्रात्मक थी या फिर भाव चित्रात्मक थी। इसके अभिलेख संक्षिप्त है, लेकिन सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिले। हड़प्पा सभ्यता के जो अभिलेख मिले वो संक्षिप्त रूप में मिले। चिन्हों के द्वारा कोई चीज बताई जाती है वो संक्षिप्त ही होती है। तो इस लिपि में चिन्हों की जो संख्या थी 375 से 400 के बीच थी। हड़प्पा सभ्यता में जो चिन्हों की संख्या थी वो कितनी थी? 375 से 400 के मध्य। और ये जो लिपि थी वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो दाईं ओर से, यानी कि कुछ इस प्रकार, दाईं ओर से बाईं ओर। और इस प्रकार ये जो लिपि थी वो कैसी बन जाती थी? ये जो लिपि थी वो सर्पिलाकार बन जाती थी। कैसी बन जाती? सर्पिलाकार। और इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए हम लोग इसको यह भी बोलते हैं कि भाई ये जो लिपि है वो एक रहस्यमय लिपि है। अब देखो जो बाट होते थे, बाटों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था और बाटों का यूज क्या था? तो जो बाट थे वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण तथा मनकों को यानी मोतियों को तोलने के लिए किया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता से धातु के बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। तो इन सारी चीजों से हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं? जो बाट मिले हैं, धातु के तराजू के पलड़े भी मिले हैं, तो इनसे हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि भाई ये जो सामान को तोलने के लिए भी या फिर सामान को तोलने में भी इनका जो था वो विश्वास था। एक प्रकार से मनकों को तोलते थे, आभूषणों को तोलते थे। अब देखो हड़प्पा संस्कृति में शासन, हड़प्पा सभ्यता में जो शासन था वो किस प्रकार था? तो हड़प्पा में जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की थी, इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी तो प्राप्त नहीं है, लेकिन अनुमान ये लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो कानून थे वो जटिल थे, थोड़े बहुत कठोर थे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की वस्तुओं में एक रूपता दिखाई देती है। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो इतने बड़े क्षेत्र में था, फिर भी हड़प्पा सभ्यता का जो सामान है, हड़प्पा सभ्यता की जो वस्तुओं में प्राप्त हुई है उसमें एक रूपता या फिर समानता दिखाई देती है। जैसे मुहरे, बाट, मनके सभी अलग अलग स्थानों से मिलने के बावजूद भी इन सब में क्या है? एक रूपता दिखाई देती है या फिर समानता दिखाई देती है। तो इसके द्वारा हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो कानून थे वो क्या थे, नियम थे वो क्या थे? जटिल थे, कठोर थे। अब देखो प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है भवन। और जो शासक किस प्रकार के थे? तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला, लेकिन इससे संबंधित कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। भवन तो मिला लेकिन उस भवन से संबंधित कोई इस प्रकार की कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। लेकिन एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई। एक पत्थर की मूर्ति मिली जिसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई, जिसको क्या माना गया? हड़प्पा सभ्यता के अंदर शासक माना गया या फिर राजा माना गया। लेकिन इसके कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिले, केवल अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार की ये क्या मिली? एक पुरोहित राजा की क्या है ये? मूर्ति।
तो इससे हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं कि भाई ये हड़प्पा सभ्यता का क्या था, राजा मान सकते हैं इसको या फिर शासक मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो हड़प्पा सभ्यता में शासन को लेकर जो पुरातत्वविद है उनमें अलग अलग प्रकार के क्या है मत है। जो पुरातत्वविद है उनमें क्या है अलग अलग प्रकार के मत है उनके। अब देखो क्या क्या मत है उनके। देखो तो पहला जो मत है वो कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे, सभी की सामाजिक स्थिति थी समान थी, यानी कि उसमें शासक जैसे कोई लोग थे ही नहीं, सभी लोग थे वो समान थे, सभी अपने अपने राजा थे, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा कोई जो पुरातत्वविद आया और उसने अपने विचार दिए कि भाई हड़प्पा सभ्यता में एक नहीं बल्कि अनेक शासक थे, यानी कि जो राजा लोग थे वो एक से ज्यादा थे। और कुछ पुरातत्वविद यह भी मानते हैं कि एक ही राज्य था जैसा पूरा वस्तुओं की समानता से पता चलता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में पूरा एक ही राज्य था। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वर्तमान की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या होता है पूरा जो एक ही क्षेत्र होता है उसके ऊपर एक ही राज्य होता है और उसके ऊपर किसी एक ही व्यक्ति या फिर हम लोग कह सकते हैं कि भाई एक ही सरकार के द्वारा क्या चलाई जाती है, शासन व्यवस्था चलाई जाती है। उसी प्रकार उन लोकतांत्रिक देशों में जिस प्रकार कानून वगैरह समान होते हैं उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में जो मिली वस्तुएं हैं उनमें एक रूपता दिखाई देती है। तो जो पुरातत्वविद हैं वो ये अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कैसी प्रणाली थी, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। ठीक है, तो तीन पुरातत्वविदों के मत है कि एक तो मानते थे कि हड़प्पा समाज में कोई शासक वर्ग था ही नहीं, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरा क्या था, दूसरा लोगों ने ये जो पुरातत्वविद थे उनका ये मानना था कि हड़प्पा सभ्यता है उसमें क्या थे एक शासक नहीं बल्कि अनेक शासक थे। और कुछ पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कैसी प्रणाली थी, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। और वो कैसे मानते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो सामान मिला, जो वस्तुएं मिली उनमें एक रूपता है। एक रूपता का मतलब यह हुआ कि वहां पे जो नियम कानून थे वो समान थे और लोकतांत्रिक प्रणाली में ही ऐसा ही होता है। अब देखो सभ्यता का पतन या अंत, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हम लोगों ने क्या देखा कि लगभग 1300 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता क्या थी, अपने पतन की ओर आ रही थी, यानी कि उसका पतन हो चुका था। तो पहला कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। एक और कारण माना जाता है वनों की कटाई और बाढ़ का आना, सिंधु नदी का मार्ग बदल लेना। जब सिंधु नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया तो वहां पर सूखा पड़ गया। एक कारण यह भी माना जाता है आर्यों का आक्रमण। आर्य कौन थे, आर्य विदेशी लोग थे। आर्य कौन थे, विदेशी थे। और आर्य एक जाति के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है, आर्यों का मतलब होता है कुलीन या फिर श्रेष्ठ। तो ऐसा भी माना जाता है कि भाई आर्यों ने आक्रमण किया सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। और कुछ कारण ऐसा भी माना जाता है कि भाई भूकंप आया, भूकंप की वजह से भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। अब देखो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम देखा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के जो शहर थे, उन शहरों में उनकी जो गृह स्थापत्य थी वो किस प्रकार की थी, उनकी जो जल निकासी प्रणाली थी वो कैसी थी। अब हम लोग ये देखेंगे भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज थी वो किस प्रकार हुई थी। अभी किसी का ये डाउट हो सकता है कि भाई हम लोग सर इसको बाद में क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को ये कंटेंट प्रोवाइड करवाया है वो किसके अकॉर्डिंग है, जो आपकी बुक है एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग है। तो जिस प्रकार एनसीईआरटी में आपको बताया गया उसी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताने का या फिर आपको डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो कनिंघम कौन था, जो अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका क्या था, डायरेक्टर था। तो भारत के अंदर जो एएसआई है यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग है उसकी स्थापना होती है कब, 1861 में। 1861 में क्या होती है, एएसआई की स्थापना। एएसआई की स्थापना होती है और इसका डीजी कौन बनता है, यानी कि डायरेक्टर जनरल बनता है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम बने और 19वीं शताब्दी के मध्य उन्होंने उत्खनन कार्य करवाया। 1856 के दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या करवाया, जो हड़प्पा वाला स्थल है उसका उत्खनन कार्य कराया। तो जब एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पाई मुहर दी और उन्होंने उस मुहर पर ध्यान दिया तो उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड से जोड़ने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। अर्थात कनिंघम का मानना था कि भारतीय इतिहास की शुरुआत गंगा घाटी में पनपे शहरों के विकास के साथ शुरू हुई। अब देखो कनिंघम को एक प्रकार का भ्रम हुआ जब कनिंघम हड़प्पा वाले क्षेत्र में गया और एक अंग्रेज अधिकारी ने कनिंघम को हड़प्पा वाली मुहर दी
और हड़प्पा की जब मुहर उनको दी तो कनिंघम ने इस चीज का यह अनुमान लगाया कि भाई ये जो मुहर है वो ज्यादा पुरानी नहीं है। ये उसने ऐसा सोचा कि भाई ये जो मुहर है वो लगभग 400-500 ईसा पूर्व की हो सकती है। यानी कि जो गंगा घाटी में जो पनपा जो शहर है, यानी कि हम लोग बात कर सकते हैं वैदिक सभ्यता की, तो उस मुहर को जो कनिंघम था उसने उस काल से कनेक्ट किया। कौन से काल से? जो गंगा घाटी में जो पनपे शहर थे उस काल से। तो कनिंघम को एक प्रकार का यह भ्रम हुआ और उसने ये कभी सोचा ही नहीं कि भाई ये जो मुहर है वो उससे भी प्राचीन हो सकती है, उससे भी पुरानी हो सकती है। और इसलिए जो कनिंघम था वो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने में क्या रहा? असफल रहा। यानी कि उसने हड़प्पा सभ्यता की खोज करने का असफल प्रयास किया, लेकिन उसमें वो उसको सफलता नहीं मिली। कारण क्या था? क्योंकि उसने उस मुहर को एक ऐसे कालक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जो कि गंगा घाटी में पनपे शहरों के साथ जुड़ा हुआ था। अब देखो हड़प्पा की खोज थी वो किस प्रकार की गई। जब कनिंघम असफल रहा अपने हड़प्पा को खोजने में, तो 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, 1920 के दशक में क्या हुआ, जॉन मार्शल क्या बने, अपना जो एएसआई है उसके डायरेक्टर बने। तो 1921 में ही जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा क्या कर दिया गया, इस हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा है वो खोज लिया गया, वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर। तो जब कनिंघम अपने भ्रम के कारण हड़प्पा की खोज करने में असफल रहा, तो उसके पश्चात 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता का पहला स्थल खोज लिया गया। और पहला स्थल हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता रखा गया। पहला स्थल हड़प्पा सभ्यता खोजा गया, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया, हड़प्पा सभ्यता। और उसके ही जस्ट अगले साल 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसके दूसरे स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर। इन्हीं दो खोजों के आधार पर 1924 में एएसआई के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी में या फिर सिंधु घाटी वाला क्षेत्र है उसमें एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। मार्शल भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वे यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लेकर आए। जो मार्शल थे, जॉन मार्शल थे, वो भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे जो यूनान और क्रीट से क्या लाए, अपने कार्यों का अनुभव लाए। यानी कि यूनान और क्रीट के अंदर उन्होंने क्या किया था, ये जो पुरातत्वविद वाला काम है उसका अनुभव उनको वहां पे उन्होंने उस चीज का अनुभव लिया था ब्रिटिश स्कूल के तहत। यानी कि वो अपनी जो ब्रिटिश स्कूल है उसके तहत यूनान में गए, क्रीट में गए और वहां से जो उन्होंने जो काम सीखा उस काम का अनुभव कहां पे लेके आए, वो भारत में लेके आए। अब देखो नई तकनीक और प्रश्न क्या है कि मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्पादन करने का प्रयास करते थे। जो जॉन मार्शल थे वो खुदाई करने के दौरान क्या करते थे, जो पुरास्थल है या फिर जो कोई अपनी जो सभ्यता है उसका जो प्राचीन स्थल है, पुरास्थल है, उसका जो स्तर विन्यास है उसको तो क्या कर देते, पूरी तरह अनदेखा कर देते और समान परिमाण वाली क्षैतिज, यानी कि जो उत्खनन करते थे वो क्षैतिज इकाइयों के आधार पर उत्खनन करते। तो इससे खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जो जानकारी थी वो लुप्त हो जाती थी। लेकिन जैसे ही 1944 में REM व्हीलर एएसआई के डायरेक्टर बने, उन्होंने इस समस्या का निदान किया। यानी कि जो अपना जॉन मार्शल था वो तो कौन सी पद्धति अपनाता था, यांत्रिक प्रणाली अपनाता था, जबकि जो REM व्हीलर थे उन्होंने एक दूसरी प्रणाली अपनाई और उसको नाम दिया गया वैज्ञानिक प्रणाली, उत्खनन करने की वैज्ञानिक प्रणाली। ठीक है, तो उन्होंने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करने की आवश्यकता की पहचान की तथा साथ ही उन्होंने पुरातत्व पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया। तो दोनों की उत्खनन करने की प्रणाली में क्या था, अंतर था। ठीक है, फिर जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, उसके पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे वो कहां पे चले गए, पाकिस्तान में चले गए। लेकिन भारतीय पुरातत्वविदों ने अनेक पुरास्थल भारत में भी क्या निकाले, खोज निकाले। भारत में भी धीरे धीरे उन्होंने, भारतीय पुरातत्वविदों में भारत के अंदर भी अलग अलग जो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल है वो खोज कर निकाले। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और जो मैंने अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर ले। और जो जितनी भी ये क्लासेस होती है उनकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। और किसी भी प्रकार का फीडबैक देने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ चीजें बताएं जिससे कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सके। थैंक यू।